सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज सबसे पहले 14 सितंबर है, इसलिए आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ती रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो वजूद है वो कायम रहे और हम सुधी श्रोता, सुधी पाठक, सुधी दर्शकगण सभी हिंदी साहित्य का ऐसे ही अनुशीलन पठन पाठन करते रहें। हमारी हिंदी जो हमारी आत्मा है, जो हमारी भाषा है, हिंदी को हम एक विषय के रूप में भी पढ़ते हैं और हिंदी को हम भाषा के रूप में भी पढ़ते हैं। तो हिंदी तो न केवल एक भाषा है वरन हमारी आत्मा है, जो हर एक विषय को उसके साथ जोड़कर उसे आगे बढ़ाने की ओर ले जाती है, उसे समृद्ध करती है। तो हिंदी हमारी सब कुछ है। तो हिंदी दिवस की हमारे आज आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हिंदी दिवस की चर्चा के बाद आज हम आपसे जो आज का जो मुख्य विषय है वो है ध्रुव स्वामिनी नाटक। उसकी आज व्याख्या भाग हम शुरू कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी का जो ये नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इसके 3 अंक हैं। पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक। इस तरह से इन 3 अंकों में प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक को संपूर्ण किया है। ये जो ध्रुव स्वामिनी नाटक की जो कथा है, ये कथा संस्कृत जो विद्वान हैं विशाख दत्त द्वारा जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक रचा गया है, उसका ही एक तरह से आप अंश मान लीजिए। और उसी को आधार बनाते हुए प्रसाद जी ने भी ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक की रचना की है। तो प्रसाद जी के बारे में जो भी कहा जाए वो बहुत कम होगा, क्योंकि प्रसाद जी साहित्य के क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इनके द्वारा रचित कोई भी रचना, चाहे वो काव्य हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, या फिर ये वो कोई नाटक हो, इन सभी के लेखन में जो इनकी जो उद्देश्यपरकता है, जो इनकी सार्थकता है, जो इनका शब्द विन्यास है, वो सब चीज़ें इसमें दृष्टिगोचर होती हैं, दिखाई देती हैं और उसकी सर्वोत्कृष्टता मिलती है। एक्सीलेंसी जिसको अंग्रेजी में मैं बोलूँ, उसकी सर्वोत्कृष्टता मिलती है। इसलिए प्रसाद जी का कोई सानी नहीं है। इनका जो संपूर्ण रचना संसार है वो आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रामाणिक दर्पण है। यानी वर्तमान में भी वो अपने साहित्य के माध्यम से वर्तमान को आईना दिखाने का काम करते हैं। इसलिए इनके जो नाटक हैं अभी भी अपनी प्रासंगिकता बरकरार रखे हुए हैं। इनके नाटकों में अतीत के माध्यम से वर्तमान का चेहरा अपनी शब्द भरी आँखों से झांकते हुए अपनी उद्देश्यपरक सार्थक प्रासंगिकता को तब से अब तक बनाए हुए है। ये बहुत बड़ी बात है एक नाटककार के लिए। इसलिए जो इनके नाटक हैं वो बहुत ही प्रासंगिक हैं अभी तक। प्रसाद जी की ऐसी ही एक सार्थक नाट्य रचना है ध्रुव स्वामिनी, जो कि एक नायिका प्रधान रचना है। यह रचना एक तरह से नायिका को केंद्र में लेकर रची गई है। इसलिए प्रसाद जी ने इस नाटक के माध्यम से वर्तमान में नारी की स्थिति और वर्तमान में समाज में उसकी जो पीड़ा है उसको एक तरह से नारी विमर्श भी हम इसको कह सकते हैं कि नारी अपनी अस्मिता के लिए अपने अस्तित्व को
कायम रखने के लिए जो एक लड़ाई लड़ती है वो हमें इस नाटक में देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है उसका व्याख्या भाग। हम प्रथम अंक से ही शुरुआत कर देते हैं इसकी। तो जो प्रथम अंक है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रसाद जी की जो नाटक की जो एक पाठ्य पुस्तक है वो आप लोग भी ले आइए और पृष्ठ संख्या के साथ साथ उसको पढ़ते जाइए, देखते जाइए और चीज़ों को चित्रित करते जाइए अपने दिमाग में। प्रथम अंक है उसमें देखिए जो भूमिका है वो क्या है। शिविर का पिछला भाग जिसके पीछे पर्वतमाला का प्राचीर है, तट है। शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों के सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हुए हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली धारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे वृक्ष जिन पर फलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही हैं। शिविर के कोने से ध्रुवस्वामिनी का प्रवेश। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए हुए आती है। यानी ये जो भूमिका बनाई है प्रसाद जी ने, इस भूमिका को पढ़ने से हमें उस चीज़ का एक चित्र हमारे दिमाग में खिंच जाता है कि किस तरह की जो पृष्ठभूमि है, देश काल और वातावरण है, यानी संकलन त्रय किस तरह का है, किस स्थान पर किस समय क्या कार्य होना चाहिए। ये प्रसाद जी ने अपने रंगमंच के लिए, अपने नाटक के लिए बहुत ज़रूरी माना है। और एक नाटककार को ये सारी चीज़ें अपने साहित्य में ध्यान रखनी भी चाहिए। तो शुरुआत यहीं से हो रही है कि शिविर के कोने से ध्रुवस्वामिनी का प्रवेश। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। आप लोग देख रहे हैं कि एक एक शब्द के माध्यम से वो पूरा बिंब यहाँ बन रहा है कि किस तरह से की ध्रुवस्वामिनी होगी और किस तरह की वो स्त्री होगी, कुरूप स्त्री जो नंगी तलवार लेकर उसके पीछे पीछे चल रही है। तो इस तरह से ये जो नाटक है इसकी शुरुआत है। इसमें ध्रुवस्वामिनी कहती है, सामने पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अप्रभृति उन्मुक्त शिखर कि इस तरह से जो सामने पर्वत है वो ऐसा तना हुआ है जैसे उसे कोई नष्ट ही नहीं कर सकता और वो उन्मुक्त है एकदम। और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए न। साथ वाली खड़ग धारिणी की ओर देखकर कहती है, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? वह उत्तर नहीं देती है। बोलती क्यों नहीं? वह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा जो मुझे आते ही मिला। नीरव यानी ध्रुवस्वामिनी इस तरह ये समझ रही है बात को कि यहाँ कोई भी व्यक्ति मुझसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा। यह खड़गधारिणी भी जब मर्जी होती है इसकी बात कर लेती है, वरना यह है मेरे सामने अब क्या बनी हुई है, गूंगी बनी हुई है। इसलिए उसे हर बात हर जगह बहुत ही सोच समझकर अपनी बातों को कहना पड़ रहा है। आगे कहती है, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा कि पुरुष वर्ग ने तो मुझे सदा पीड़ा दी ही है, क्या नारियों में तुम जैसी दासियों से भी मुझे वही पीड़ा मिलेगी? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो। बोलो शैलमाला कि ये चट्टान जिस तरह से शांत रहती है वैसे ही तुम शांत मत हो, इसलिए तुम मुझे
मेरे सवाल का जवाब दो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत देती है कि आगे चलिए, आगे मैं आपसे बात करूँगी, इस तरह का संकेत वो देती है। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल है। उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे जो आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? क्या वो सारा मेरे ऊपर अभिशाप है कि श्राप दिया है मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या मैं एक अच्छा जीवन यापन करने की अधिकारिणी नहीं हूँ? तो ये सारी बातें ध्रुव स्वामिनी के दिमाग में चल रही हैं। इस राज की अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं। जैसे खड्गधारिणी उसकी बात को नहीं मानती और संकेत के माध्यम से उसे बताती है, तो ध्रुव स्वामिनी को एक बार फिर से खटका लगता है दिमाग में कि कहीं ये भी कुछ न कुछ इस राज की ये जो अंतःपुर है, इसके जो रहस्य हैं, इनको जो यहाँ लोग छुपाए रहते हैं, तो ये भी मुझसे कोई न कोई रहस्य अवश्य छिपाए हुए है जो बताना नहीं चाहती। इसलिए वो कहती है, इस राज खड्गधारिणी व्यवस्था का अभिनय करते हुए आगे बढ़ने का संकेत देती है। ठीक है, तो क्या तुम मूक हो, गूंगी हो? तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों को उत्तर भी नहीं दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? क्या तुम मुझे इसीलिए मेरे साथ तुम्हारी सेवा जोड़ दी गई है कि तुम कुछ बोलती नहीं, जिससे मैं किसी से कुछ अपनी बातों को पूछ सकूं या अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकूं, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? यह अक्षय है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा क्या? कि क्या इस राजकुल में मुझे एक पूर्ण मानव नहीं मिलेगा क्या? अर्थात जो मुझे शुरू से अंत तक सारी बातें सही सही बता दे। क्या मुझे ऐसे किसी व्यक्ति का दर्शन नहीं होगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे, इस तरह और भी ज़्यादा अपने शब्दों को कठोर बनाती हुई ध्रुव स्वामिनी बोलती है। चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड्गधारिणी भी उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठ जाती है। देखिए, खड्गधारिणी को अपनी जो सीमाएं हैं उनका ज्ञान है कि वो उसे क्या करना है। जब ध्रुव स्वामिनी बार बार कह रही है कि मुझसे बात करो, तब वो बात नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वह जो राजा का जो अंतःपुर है उसमें मौन होने का एक नाटक करती है, और यह मौन रहना ही उसके जीवन का एक तरह से उसका जीवन है। यदि उसे राजा को मालूम चल गया कि वो खड्गधारिणी बात करती है ध्रुव स्वामिनी से, तो उसे वो मौत के घाट उतार देंगे, इसलिए वो चुप रहने का नाटक करती है। अब वो बैठी हुई है ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप। अब खड्गधारिणी बोलती है, सशंक चारों ओर देखती हुई देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होता। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है कि हर जगह मैं ऐसे नहीं बोल सकती, इसलिए कुछ जगह व्यक्ति को मौन रहने से ही उसका कुछ हल निकल जाता है, इसलिए व्यक्ति को मौन रहना भी जरूरी है। मुझे अपनी दासी समझिए, अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ, जो आवरण है इसके भीतर तो मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है कि मैं राजा की नज़रों में कहीं संदिग्ध ना बन जाऊँ, इसलिए मुझे ऐसा ही आचरण करना पड़ता है कि मैं गूंगी हूँ। ध्रुव स्वामिनी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपटाचरण किस लिए? खड्गधारिणी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए कुमार चंद्रगुप्त को आप भूलने गई होंगी। यानी यहाँ देखिए, जो खड्गधारिणी है वो अब जब जैसे ही अपना मुंह खोलती है तो वो सीधे सटीक शब्दों में चंद्रगुप्त जो कुमार हैं
उनके बारे में बात करना चाहती है, क्योंकि उसके पास बहुत कम समय है, जिस कम समय का वो भरपूर लाभ उठाना चाहती है, क्योंकि किसी ने देख लिया तो वह पकड़ी जाएगी कि यह इससे वार्तालाप क्यों कर रही है, यह तो गूंगी थी। इस तरह से राजकुमार जो चंद्रगुप्त है उसके बारे में बात करती है। ध्रुव स्वामी उत्कंठा से, वही ने जो मुझे बंदिनी बनाने के लिए गए थे। खड्गधारिणी दांतों से जीभ दबाकर कहती है यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं है कि आगे होने वाला क्या है। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि क्या अपराध है? ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध मैं क्या बताऊं, तो क्या कुमार भी बंदी हैं? अब ध्रुव स्वामिनी का ध्यान कुमार पर गया है। खड्गधारिणी, कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिकार से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? राजाधिराज से कहकर। तो खड्गधारिणी यहाँ चंद्रगुप्त की बात शुरू करके और ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से उन पर आने वाले जो संकट हैं उसको दूर करने की बात वो समझाती है। ध्रुव स्वामिनी, भला मैं क्या कर सकूंगी? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है यह भी मैं आज तक नहीं जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहाँ है? ध्रुव स्वामिनी अपनी जो सच्चाई है वो बयान कर देती है कि मैं तो अपने पति रामगुप्त से कभी सीधे मुंह बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें मेरे पास आने का वक्त ही कहाँ मिलता है। वो तो मदिरापान में और अपने भोग विलास में उन्मत्त रहते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस तरह से ये जो शुरुआती जो व्याख्या के कुछ भाग हैं वो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अब कल अर्थात जो अगली जो कक्षा है वह उसमें ये व्याख्या ऐसे ही जारी रहेगी। तो आप लोग इसी तरह से एक पुस्तक को ध्यान से पढ़ते रहिए, साथ में इसकी जो व्याख्या है उसको भी समझते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी दिवस की एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।